हमारे बीच उदयनाचार्य पीठ विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग एवं वीरांजली कॉलेज राजनगर के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत के उद्घाटनकर्ता सह संस्कृत विश्वविद्यालय का सम्मान हमारे कुलपति के द्वारा। इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची झारखंड के जी का सम्मान करते हुए हमारे यशस्वी कुलपति महोदय। विशेषज्ञ मौजूद हैं, जैसा मुझसे पहले कहा, वो जो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। मैं इसके बारे में एक जो इसके पीछे जो दर्शन उपदेश है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हमारे देश में केवल सनातन धर्म नहीं, धर्म की जो कल्पना है वो केवल सनातन की नहीं, हमारे यहाँ युग धर्म की भी कल्पना, काल धर्म की भी कल्पना, देश धर्म की भी कल्पना, और वही जो सनातन के साथ ये चीजें हैं जिन्होंने इस संस्कृति को निरंतरता दी है और अविरलता दी। पहले क्या हुआ है, केवल उसको इस तरह नहीं देखा जा सकता कि वो कोई जमी हुई चीज है जिसको पिघलाया नहीं जा सकता। अपने युग की, अपने दौर की आवश्यकताओं के अनुसार, और अकेले भारत में नहीं, एक चीज है जिसे हमारे यहाँ कहा गया है श्रुति, और दूसरी है स्मृति। श्रुति की रोशनी में अपने युग के अनुसार, अपने काल के अनुसार नियम बनाने, मर्यादा हम किसको कहते हैं? हमारे यहाँ कई शब्द अकेले दंड नहीं है, अकेले कानून नहीं है, धर्म भी उसी का पर्यायवाची। अभी वाइस चांसलर साहब संस्कृत यूनिवर्सिटी कह रहे थे कि कुछ आलोचना भी हुई। आलोचना आपको करनी पड़ेगी, अगर आप उसको आज के दौर से तुलना करके और उसकी विवेचना करेंगे तो निश्चित तौर से हो, लेकिन उसको देखना चाहिए उस परिप्रेक्ष्य में जब वो कानून लिखे गए। जैसे मैं कहता हूं, एक स्त्रियों के मामले को लेके बहुत आलोचना, लेकिन उसी मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि जहां स्त्रियों का आदर होता है वही समाज फलता फूलता है। या कानून में आपने एक और बात कही कि एक ही प्रकार के अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान था, मानते हैं था या बाद में उसमें शामिल किया गया, लेकिन था। अब आप गौर कीजिए, ब्राह्मण को वो सजा नहीं थी जो दूसरे को, अकेले ब्राह्मण नहीं था, स्त्री के लिए भी सजा नहीं थी। क्यों नहीं थी? ब्राह्मण को जन्मजात ब्राह्मण होने के कारण नहीं, वो उसके पास वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान के काम में लगा हुआ है, ज्ञान की निधि है,
उस व्यक्ति को सजा इसलिए नहीं दी जाए कि उसके साथ उस ज्ञान की भी समाप्ति हो जाए। और ये फिर वही बात आती है कि प्रावधान क्या है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखे जा सकते, उस वक्त के परिप्रेक्ष्य। उस वक्त बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो गीता के इस वचन को ज्यादा महत्व देते थे। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा है, 4 लाइनें हैं। नर्तको गर्भा संभूता वशिष्ठो नामो महर्षि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्माद् जातिर्न कारणम। चंडालो गर्भा संभूता पाराशरो महामुनि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्माद् जातिर्न कारणम। इस मां से पैदा हुआ है आदमी, उससे उसकी जाति तय नहीं होगी। जाति तय होगी तपस से ब्राह्मण बनता है। आगे भी है, श्वापाको गर्भा संभूता पाराशरो महामुनि। और पाराशर की मां तो कुत्ते का गोश्त खाती थी। तपसा ब्राह्मणो जाता तस्माद् जातिर्न कारण। मत्स्य गंधा तू तनिया विद्वान व्यासो महामुनि तपसा ब्राह्मणो जाता तस्माद् जातिर्न कारण। जब आप इस पृष्ठभूमि को देखेंगे तो फिर आप भेदभाव का आरोप लगा सकते हैं जहां, लेकिन इस पृष्ठभूमि को जाने बगैर आज से की जो मान्यताएं हैं उनसे तुलना करेंगे तो हाँ, आपको लगेगा कि गंभीर भयंकर भेदभाव। दुनिया मानव की प्रकृति है। दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांति जब वो कामयाब हो जाती हैं और एस्टेब्लिश हो जाती हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट अपने प्रिजर्वेशन के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए और अपने को एंट्रेंच करने के लिए, उसमें और ज्यादा मजबूती प्राप्त करने के लिए वो कानून बनाते हैं। ये दुनिया, ये मानव प्रकृति है। ऐसे कानून बनाते हैं जिससे उनकी अपनी पोजीशन, और वो कानून निश्चित तौर पर क्रांति की जो मूलभूत आत्मा थी उसके खिलाफ जाते। तो वहां पे किसकी भूमिका बढ़ जाती है? साधारण लोगों, उनके अंदर चेतना, उनके अंदर जानकारी, उनके अंदर ये साहस कि वो इसके लिए खड़े हो सके। और मैं मानता हूं दंड महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है दंड तो माध्यम है उस आदर्श को प्राप्त करने का। वो आदर्श क्या है? वो आदर्श है, अगर मैं शतपथ ब्राह्मण के शब्द प्रयोग करूं तो वो आदर्श है ऐसे समाज का निर्माण जिसमें मत्स्य न्याय ना हो। मत्स्य न्याय क्या है? जहां बलशाली बलहीन का शोषण करता है और उसको खा जाता है। हमारे यहां जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ जंगल कहते हैं, हमारे यहां उसे मत्स्य न्याय कहा। अभी भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। कहा है वो धार्मिक समाज है जहां मत्स्य न्याय न हो। मत्स्य न्याय जैसा मैंने कहा, मत्स्य न्याय है जहां बलशाली बलहीन के लिए खतरा बन जाता है।
और धार्मिक समाज क्या है, फिर उसका उलट होगा। तो उसका उलट क्या है? उसका उलट है कि जहां बलहीन कमजोर लोग इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जिंदगी गुजार सके, ये जिम्मेदारी बलशाली लोग अपने ऊपर लेते। हमारी जिम्मेदारी, हमारे यहां पश्चिम ने मानव प्रतिष्ठा की कल्पना 1948 सोच बन रही होगी, लेकिन 1948 में मानव अधिकार की घोषणा के रूप में इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी। क्यों किया? क्योंकि उससे पहले तो वो औपचारिक रूप से ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मानव बराबर बराबर। कहते हमारा रंग गोरा है, हम कालों से सुपीरियर हैं, श्रेष्ठ हैं। हम ये भाषा बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलने वालों से हम श्रेष्ठ हैं। हमारी उपासना पद्धति, हमारी आस्था ये है, हम इस महापुरुष के माध्यम से मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। जो इसमें विश्वास नहीं करता वो चाहे जितना अच्छा हो, नरक में जलेगा, जहन्नुम में जाएगा। पहली बार 1948 में उन्होंने ये स्वीकार किया कि मानव की हैसियत से प्रतिष्ठा का अधिकारी। यूरोप तो आपको मालूम 1947 में जब हम आजाद हुए हैं तो हमारी साक्षरता की दर 17% थी। हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सबको समान वोट का अधिकार, उसको स्वीकार, उसको इनकॉर्पोरेट किया कॉन्स्टिट्यूशन। हमसे पुराने लोकतंत्र, क्योंकि वो मानव की समता में विश्वास नहीं करते थे, अब से सिर्फ 70-80 साल पहले तक दुनिया के बड़े हिस्से में ये माना जाता था कि काले रंग के लोग और महिलाओं के अंदर आत्मा नहीं होती, इसलिए महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। दशकों नहीं, शताब्दियों का संघर्ष है, तब महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। हमारे लिए हमारे जो नेता थे वो ज्यादा अच्छे थे और नहीं, इंसान सब एक जैसे होते। वहां भी बहुत प्रतिभाशाली लोग थे, हमारे भी थे, लेकिन हमारे नेताओं के सामने अगर महिलाओं को वोट देने से वो रोकते तो वो सांस्कृतिक मर्यादा का उल्लंघन करते। क्योंकि हम तो ये मानते हैं, हमारी संस्कृति हमें बताती है, जो हर किसी में एक ही परमात्मा जीव आत्मा के रूप में निवास करता है, और सिर्फ पुरुष और महिला में नहीं, पेड़ पौधों में भी वही आत्मा है, जानवरों में भी, पानी के जानवरों में। तो हमारे लिए संभव नहीं था। शायद हम में से कुछ ऐसे लोग होते जो कहते नहीं, अभी हमारे यहाँ साक्षरता की दर कम है, महिलाओं को अभी वोट में मत शामिल कीजिए। किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि आपकी हजारों साल की परंपरा आपको वो काम करने नहीं देगी। ये आपकी अच्छाई नहीं है, ये इस भारतीय संस्कृति की जो संपन्नता है, इसकी जो समृद्धि है, ये आपको नहीं करने देती। तो दंड, उद्देश्य, मैंने कहा उद्देश्य क्या है? तो उसी न्याय भी उसी में, नीति भी उसी में, धर्म भी उसी में, मर्यादा भी उसी में। असल में बात ये कि ये आचरण कैसे बने, दंड तो उसका एक माध्यम। अगर आप
का सभ्य व्यवहार का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो एक व्यवस्था वो भी होनी चाहिए कि जहां अभी हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने एक श्लोक पढ़ा, सबसे ज्यादा बहस कौन करता? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यम पशुभिर नरानाम धर्मो ही अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभिर समान। तो धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य है जानवर के अंदर और हमारे अंदर जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं वही जानवरों की आवश्यकता। फर्क काहे का है? धर्मो ही अधिको विशेष। आप जानवर को नैतिकता के वो पाठ आप उसे प्रशिक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं एक जीव के नाते, वो उसमें उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है जिससे आप उसे प्रशिक्षित कर सकें। धर्म वो नैतिक मर्यादाएं उनको रेखांकित करता है। ये आचार और ये व्यवहार हमारा होना चाहिए। और फिर कहा धर्मे न हीनो पशुभिर समान। अगर उस मर्यादा का 2 बार मैं बोल चुका हूँ, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं बोला यहाँ। मैं एक पटना में रविशंकर जी थे, तो मैंने पूछा कि भाई न्यायालय जो हमारे हैं वहाँ पर कानून की व्याख्या की जाती है, कानून के अनुसार कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय, क्या किसी न्यायालय में अमर्यादित भाषा का प्रयोग हो सकता है? अगर कोई आदमी वहाँ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे तो उसके लिए क्या प्रावधान? वो ऐसे ही नहीं जाएगा लौट। तो संसद या विधानसभा ये तो कानून बनाने की जगह है। जिस कानून की व्याख्या अदालतों में होती है उस कानून को बनाया जाता है लोकसभा में और विधानसभा में, या मैं कहता हूँ और नीचे भी आ जाएगी। क्या वहाँ पे हमारा लोकतंत्र में आखिरी अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार जनता का है? तो जनता को बताना है ये बात कि क्या हम इसको स्वीकार करेंगे कि संसद में अमर्यादित भाषा में नारे लगाए जाएं, अमर्यादित भाषा में इस तरह से गिरी हुई जो शब्द मुझे आपको पार्लियामेंट में ये कहना है, आपने कोई बात कही जो मेरे हिसाब से तथ्यों के अनुसार नहीं है, मुझे क्या कहने की इजाज़त है? मैं आपको झूठा नहीं कह सकता पार्लियामेंट में, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं। पार्लियामेंट में मैं आपको आप भले ही आपका तथ्यहीन हो बात, मैं आप सम्मानित सदस्य हैं जिनको पूरे देश की जनता ने चुना है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शर्म आती है। बस मैं यही। थैंक यू सर, 1 मिनट फोटो की वैसे साइड हुई ना, थोड़ा एक फोटो आप